हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और ऑल द बेस्ट उन सभी स्टूडेंट को जिनका आज ई कॉमर्स का पेपर है। और मैंने कुछ कुछ यूनिट्स के टॉपिक ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए थे। उसकी वजह ये थी कि मेरे पास भी जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे उनकी भी रिक्वेस्ट थी कि आप जो है, क्योंकि नॉर्मल देखा जाए वो बच्चे जो अभी रिसेंटली पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो दिक्कत आ ही जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने फिर ई कॉमर्स की वीडियोस अपलोड की, बट खैर वो पूरी वीडियोस तो नहीं हुई, लेकिन हाँ इतनी तो हेल्प हुई है कि अगर आप उनको पढ़ लो तो आप फेल नहीं होगे, इसकी गारंटी तो है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। और जैसा कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसी उसी के रिगार्डिंग जो है, मैंने, क्योंकि आपको पता है कि कॉरपोरेट अकाउंटिंग में आपका ज़्यादा गैप नहीं है। जैसे अगर आप ई कॉमर्स का पेपर आज दे रहे हैं तो 4 तारीख को आपको कॉरपोरेट अकाउंटिंग का जो है पेपर देना होगा। और देखा जाए लगभग एक ही दिन का टाइम है इसमें। तो एक दिन में तो आपको पता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो नहीं हो सकते। अब सबसे पहले अगर मैं बच्चों का थोड़ा सा माइंड में क्वेश्चन होगा तो मैं उसको यहीं क्लियर कर दूं। मैं नहीं चाहता बच्चे भ्रम में रहें कि सबसे पहला क्वेश्चन अगर ये हो कि सर अगर मैं सिर्फ थ्योरिकल पढ़ के जाऊं कॉरपोरेट में तो क्या मैं पास हो सकता हूं। तो भाई इसका जो जवाब है वो है ना। यानी अगर आप सिर्फ थ्योरिकल पार्ट पढ़ के जाओगे और ये सोच के जा रहे हो कि भाई मैं न्यूमेरिकल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ थ्योरिकल पार्ट पढ़ूंगा, तो आप उससे पास तो नहीं हो पाओगे, इसकी गारंटी है। तो क्या मैं सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ के जाऊं तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? तो इसका आंसर यस। हाँ जी, आप अगर थ्योरिकल पोर्शन छोड़ देते हो और न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल अगर आप कर लेते हो तो भी आप पास हो जाते हो। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ जाती है, सपोज करो मेरे को सारे न्यूमेरिकल तो आते नहीं है ठीक है। अभी कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा टाइप का, कि अगर मेरे को सारे क्वेश्चन आते नहीं है तो एक कम से कम थ्योरिकल या 2 क्वेश्चन अगर थ्योरी से पूछे गए हैं तो मैं उसको करके कम से कम पास तो हो सकता हूँ। क्योंकि मैं आधा, मैंने ना ही पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट कर रखा है ना ही मैंने थ्योरिकल कंप्लीट कर रखा है। और अगर न्यूमेरिकल भी किया है तो पूरे चैप्टर मैंने नहीं किए हैं। तो ये दिक्कत आ जाती है और मुझे लगा कि ये दिक्कत को सॉल्व करना चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो लाया है जिसमें आपको मैं सिर्फ के सिर्फ थ्योरिकल पोर्शन बताऊंगा। आपको कॉपी पेन में लेके बैठना है और साथ साथ उन सभी चीज़ों को नोट करना है जो मैं आपको इम्पोर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, ठीक है। ताकि आपने अगर 2-3 चैप्टर न्यूमेरिकल्स के कर रखे हैं, जैसे मैं चलो आगे बताऊंगा उसके बारे में, इतना ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस ना करूँ, तो हम ओबियसली करते। चलो देखते हैं क्या है, क्यों उतना टाइम पास करें इन सब चीज़ों में। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या एक्चुअली में हमें करना क्या है। तो मैं आपको पहले थ्योरिकल पार्ट कराता हूँ, बताता हूँ कि थ्योरिकल पार्ट में क्या है। अब आप देख लो कि कौन से क्वेश्चन कैसे चॉइस में आएंगे। अगर आप देखो कि यूनिट नंबर 1, तो यूनिट नंबर 1 में आपके शेयर फोरफीटेड आपने किया होगा, है ना। शेयर फोरफीटेड किया होगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया होगा, बाय बैक, इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ये यूनिट 1 में है। अब बच्चों ने अगर ये देखो, ये जो इशू फोरफीटेड एंड री इशू फोरफीटेड शेयर है, ये सेम डिट्टो 12th का है। मतलब अगर आपको 12th की बुक से भी, अगर आपको 12th में अगर आपने किया हो, या आप चलो भूल ही गए हो, लेकिन एक बार दो बार अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ जी ऐसा किया था मैंने। जैसे कि मैंने भी बच्चों को अपने कहा था कि भाई आप इस तरीके से करो, और उनको फोरफीटेड बड़ा अच्छे तरीके से आया है। तो मतलब अगर देखा जाए कहीं ना कहीं, तो अगर आप इशू फोरफीटेड शेयर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपके पक्के हैं। दूसरा आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर ये नई चीज़ है आपके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेजुएशन में कुछ तो नया सीखने को मिले, बाय बैक शेयर आपको नया मिला हो, मिलेगा। और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है, इसमें आपका जो है सिंकिंग फंड वाला टॉपिक जो है पेपर में पूछता है। तो अगर सपोज करो आपने अगर फोर फीचर शेयर और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया है तो ठीक है, आपका एक यूनिट पक्का है, ठीक है। अब डिवेंचर नहीं कर रखा है तो यही तो वही वाली बात हो गई कि आपने न्यूमेरिकल पूरे कंप्लीट नहीं किए हैं। तो अगर आपने हाफ न्यूमेरिकल कंप्लीट किए हैं तो कम से कम आपको थ्योरीज पे भी ध्यान देना चाहिए।
फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर वो अलग है, जो हमने ट्वेल्थ में किया था वो इलेवेंथ में किया था, वो सारी चीज़ें नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, यस ये सेम डिटो ट्वेल्थ की तरह है, लेकिन हाँ इसमें कुछ थोड़े से कहते हैं ना, ग्रेजुएशन में आया तो कुछ तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट दे, तो डिफिकल्ट का लेवल यहाँ पर आ जाता है। ये अमलगमेशन फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो मैं अगर आपसे कहूँ, अगर आप मेरी सलाह लो कि सर अमलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में सबसे इजी कौन सा है, तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई आप अमलगमेशन मत करना, आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना। एक दो वीडियो देख लो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, कहीं यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस अपलोड है, मैं क्या अपलोड करूँ, मेरे पास इतना टाइम भी वक्त भी नहीं है। लेकिन हाँ मैंने थ्योरिकल से रिलेटेड आगे देखूँगा तो मैं न्यूमेरिकल अपलोड कर दूँगा, लेकिन आज की जो है थ्योरी से रिलेटेड है। तो अगर मैं कहूँ इन दोनों में से चॉइस में आएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन, ये दोनों चॉइस में आएगा, तो आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लो, ठीक है, वो क्लियर रहेगा। और लास्ट इसमें थ्योरीज पूछ लेता है होल्डिंग कंपनीज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। मैं हमेशा एसओएल की बुक का रेफरेंस इसलिए कहता हूँ कि एसओएल की बुक जो छपी है वो किसी वजह से ही छपी होगी, ऐसे थोड़ी है कि उन्होंने सिर्फ दे दिया, बच्चे इसको कभी इससे नोटिस नहीं करते। लेकिन हाँ थ्योरिकल पार्ट के लिए आप यहाँ से कर सकते हो, आपके लिए इजी है। हाँ इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ कम है, तो आप रेफरेंस बुक की भी इसमें ऑप्शन होता है कि आप रेफरेंस कर सकते हो। तो चलिए ये जो चैप्टर रहा है आपका, किस में से थ्योरिकल पार्ट पूछा जाएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सारे चैप्टर में से, और कौन कौन से उसे मैं आपको मार्क करवा देता हूँ, ठीक है। चलो ये सारे तो कुछ नहीं हैं आपके। ये क्वेश्चन आपका एक बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, के प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच क्या डिफरेंस है। तो आप चाहो तो इसे यहाँ से नोट कर सकते हो, और ये आपने पढ़ा भी होगा, इक्विटी शेयर को जो है वोटिंग राइट होता है, मैं अगर आपको ऊपर ऊपर से बताऊँ, प्रेफरेंस शेयर को नहीं होता। और अगर कंपनी में प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलता है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसमें पढ़ लेना, आपके लिए इम्पॉर्टेंट, मैं सिर्फ यहाँ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो, आप इसे आराम से मार्क कर सकते हो, कहीं होगा किसी दिन निपटाएंगे इसको भी। तो डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर ये आप मार्क कर लो, और एक बार इसे पढ़ लो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको एक वॉइस नोट भेज दूंगा। आप मेरा जो है टेलीग्राम चैनल पे आप जाके आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको वॉइस नोट भेज दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है आपकी। ये आपने ट्वेल्थ में पढ़ा था, खैर इसे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये है डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी जब कंपनी शेयर इशू करती है और अगर उससे ज़्यादा पब्लिक अगर डिमांड करती है तो उसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। मैं एक एग्जांपल लूँ कि कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन आया पब्लिक का वो 1200 का आया। तो 1200 का आया, लेकिन कंपनी ने तो 1000 ही शेयर इशू किए थे, तो उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर वही 1000 के बदले 900 या 800 सब्सक्रिप्शन आता तो उसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, कि लोगों ने आपके शेयर को ज़्यादा पसंद नहीं किया, इसीलिए आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो कम आया। और ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है आपकी मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांडेड थी कि पब्लिक टूट पड़ी आपके शेयर्स के लिए, ठीक है। चलो इसमें से एक क्वेश्चन आपका जो न्यूमेरिकल का है वो यही आएगा कि इसमें आपके प्रोराटा, मैं अगर एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ प्रोराटा, तो प्रोराटा का आप ज़रूर क्वेश्चन एक करना, ठीक है। फोरफिटेड शेयर क्या होता है, जब कोई शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड एनी अदर कॉल, ठीक है ना, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू फोरफिट दो शेयर होल्डर्स शेयर। तो यानी जब कोई शेयर होल्डर को हम जब शेयर इशू करते हैं और जब वो पैसा ना दे पाए
तो कंपनी मजबूरन होके उसके शेयर्स को क्या कर लेती है, फोरफिट कर लेती है, ठीक है। तो फोरफिट शेयर का मतलब तो यही होता है। तो सरेंडर शेयर का मतलब क्या है, सरेंडर में वॉलंटरी रिटर्न। भाई सरेंडर अगर आप देखो नॉर्मली सेंस में बात करें, फोर फीचर यानी कंपनी ने आपसे छीन लिए क्योंकि आप कैपेबल नहीं थे। सरेंडर का मतलब है आप वॉलेंटरली कह रहे हो कि यार देखो मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं शेयर ले तो लिया लेकिन मैं दे नहीं पाऊंगा, इसलिए रख लो इसे, ठीक है। तो ये सरेंडर में, खैर आप इस चीज़ को भी कर सकते हो। तो इस नुमेरी इसमें से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर मिलेगा फोर फीचर का यार, जरूर आप इसे करना, ठीक है ना। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, ताकि आप उसे कर सको। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये इलिस्ट्रेशन 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप चाहो इसे कर सकते हो, ठीक है। इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, आप ये वाला कर लेना इलिस्ट्रेशन 6 न्यूमेरिकल, आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में से सिर्फ यही था। एक ये क्वेश्चन मार्क कर लेना, डिफरेंस बिटवीन इशू, राइट इशू एंड बोनस इशू, आप इसको एक बार पढ़ लेना। तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। दूसरा चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसमें थ्योरिकल पार्ट आपको क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। कहाँ है भाई कंडीशन, इसमें कंडीशन कहाँ गया, शायद ऊपर ही रह गया होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रोविज़न है यानी कुछ कंडीशंस हैं आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के, ये थ्योरिकल जरूर आपसे पेपर में पूछता है कि जब हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं तो हमें क्या कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर पढ़ के जाना, पेपर में इम्पॉर्टेंट है भाई, ये ज़रूर आएगा एक क्वेश्चन। और इसमें से एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जनरल एंट्री के साथ पूछेगा। और इसमें से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ वही एक थ्योरिकल पार्ट है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा रिपीटेड होते हैं, तो मैंने देखा है 10 ईयर में कि 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लो कि कंडीशंस पूछेगा, क्योंकि यार और कोई थ्योरिकल पार्ट बनता नहीं है कंडीशन का। बाय बैक इसके भी कंडीशन होते हैं भाई, तो इसके भी कंडीशन आप देखना चाहो देखते हैं क्या है भाई इसके कंडीशन, इसमें भी कंडीशन मेंशन होगा। बाय बैक क्या कहते हैं, देखो जैसे हम रिडम्पशन करते हैं कि भाई प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही बाय बैक का मतलब होता है हमने शेयर्स को वापस ले लिया, तो हम यहाँ पे रिडम्पशन वर्ड यूज़ नहीं करते इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग, ठीक है।
ये लीगल प्रोविज़न है इसके भी, ठीक है। तो देख लेना बाय बैक के। इसके कंडीशन एक बार पढ़ लेना, आपके पेपर के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेम डिट्टो जैसे प्रेफरेंस शेयर की कंडीशन थी वैसे इसकी भी है, लेकिन बस नाम बदल जाता है। प्रेफरेंस शेयर उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर एंड बाय बैक के अकॉर्डिंग बाय बैक। इशू ऑफ डिवेंचर, एक क्वेश्चन बन जाता है ये कि डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है ये बताइए। तो एक क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है आपका। इशू डिवेंचर बहुत इजी है, इसलिए ये पेपर में न्यूमेरिकल पूछता नहीं है, ये याद रखना। सिंकिंग फंड का एक क्वेश्चन जनरेट हो जाए, क्योंकि यार इशू ऑफ डिवेंचर तो एक नॉर्मल सा है, आपने ये ट्वेल्थ में भी सीखा हुआ है, तो वो इतना इजी नहीं देते। जो देते हैं वो रिडम्पशन का देते हैं, तो न्यूमेरिकल आपका रिडम्पशन से जनरेट होगा, इशू से नहीं हो सकता। तो आप ये सोच निकाल दीजिए कि इसमें से कोई क्वेश्चंस बनेंगे कि मैं अगर इसमें से करके जाऊँ तो क्या मैं पास हो जाऊँगा। तो भाई वो टाइम पास करने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए आप उस चीज़ों को ध्यान ना दो। अगर मेरी बात मानोगे तो थोड़ा सा आपका भी क्या, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, देखो एक होता है कि यार मैंने सब पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, सब पढ़ लिया है तो आप उस पर फोकस करो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर कम फोकस करो। मैंने ये नहीं कहा कि कहीं फोकस ही मत करो, लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी अभी स्टडी की है या 2 दिन रह गए हैं, तो उनके लिए तो मैं कहूँगा आप टाइम पास कर रहे हो ऐसे चैप्टर्स पे। तो ये चैप्टर भी आपका लगभग ख़त्म है और ये चैप्टर आपका फिनिश। अभी आता है चैप्टर 5, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डीआरआर क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछ लेगा, प्लीज़ आप इसको ज़रूर रीड करें। ये बता रहा है कि सोर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के क्या क्या हो सकते हैं। तो भाई एक तो मैं फ्रेश शेयर इशू करके पैसा आएगा तो उसकी पेमेंट कर सकता हूँ, रिडम्पशन का मतलब वही है रीपेमेंट। फ्रेश शेयर इशू करके पैसा मेरे पास आएगा तो मैं रिडम्पशन कर सकता हूँ, पेमेंट कर सकता हूँ डिवेंचर होल्डर का। आउट ऑफ कैपिटल से कर सकता हूँ, आउट ऑफ प्रॉफिट से कर सकता हूँ। और डीआरआर का मतलब क्या होता है, डीआरआर के भी बेसिस पे देख सकते हैं, ठीक है। डीआरआर क्या होता है, ये मैंने जितने भी पॉइंट हाईलाइट किए हैं प्लीज़ आप इसको पढ़ लेना यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीआरआर है, डीआरआर को हाईलाइट कर लो, ठीक है। बाकी के ऊपर आप ये नॉर्मल से पढ़ लेना, लेकिन जो डीआरआर है उसे 100% पढ़ लेना। हाँ, सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना आप, ठीक है। और अगर आपको लगे कि भाई क्या क्या ये समझ नहीं आ रहा मुझे, तो भाई मैं यही कहूँगा कि आप देखो बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जहाँ इसके बारे में प्रॉपर मेंशन है। तो अगर आपको बुक से नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल पे, या मैं तो कहता हूँ यूट्यूब पे ही सर, पहले तो आप इसको कॉपी में नोट कर लो सारी चीज़ों को। अगर मैं एक पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सारे टॉपिक जो मैंने बताए हैं उसको कॉपी में नोट कर लूँगा।
अब जो मुझे आता है उस पर टिक मार दिया, जो नहीं आता है उसको मैं यूट्यूब से चेक करके फिर जब मेरे को समझ में आ जाएगा देन टिक कर लूँगा। ये होता है समझदारी से पढ़ना। अब आप ऐसे पढ़ोगे, अब आप ये कहोगे कि आप ही समझा दो ना, भाई मैं समझा दूंगा। अभी देखो 20 मिनट हो गए हैं, सिर्फ मैंने अभी यही चैप्टर समझाया। आप ज़्यादा टाइम तक मेरे इस उसको देखोगे भी नहीं। तो मैं इसीलिए सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ ताकि आप उसे कॉपी में नोट कर लो, देन उसके बाद आप जो है उसको एनालाइज करो ताकि आपका और अच्छे से हो जाए। और इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। तो वैसे एक न्यूमेरिकल आ जाता है सिंकिंग फंड से रिलेटेड, जो कि मैंने बार बार कह रहा हूँ। और सिंकिंग फंड बनाया कैसे जाता है वो ये यहाँ पर है। तो आप एक बार करोगे तो ज़रूर आएगा यार, आप बस पढ़ लो थ्योरिकल पार्ट। और क्या है इसमें, हाँ मैं वही ढूंढ रहा था ये कहाँ रह गया। हाँ ये रहा, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। तो इसमें दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, एक है कम इंटरेस्ट और एक है एक्स इंटरेस्ट। ये दो वर्ड आपको मिलेंगे। आखिर इन दोनों का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पर चलो मेंशन कर देता हूँ। मैंने क्या कहा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको मुझे मेंशन करना होगा, मैं मेंशन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ नेसेसरी दैट द डिवेंचर आर परचेज ऑन द डेट ऑन विच इंटरेस्ट on it is due. So the question arises whether the purchase price include the interest or not. If it include the interest is called as come interest। मतलब एक तरह से कह दो कि अगर के डिवेंचर को जब हम परचेज कर रहे हैं उस समय, तो जो उस पर जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ, जैसे सपोज करो आप वही कहोगे कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा, ये कुछ है क्या। मैं अभी रिडम्पशन का चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मैंने कहा ना रिडम्पशन का मतलब है रीपेमेंट, कि कंपनी ने वापस आपसे जो है डिवेंचर्स ले लिए। तो आप ऐसे कह सकते हो कि सपोज करो मेरा जो डिवेंचर है उस पर 10% का इंटरेस्ट है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मेरे पास 10 डिवेंचर है और 100 रुपये का एक डिवेंचर है। तो 10 इंटू 100 1000 रुपये, और प्लस उस पर 10% का इंटरेस्ट है 100। तो मैं अगर सामने वाले से अगर क्लियर करूँगा तो मैं कहूँगा देख भाई 1000 रुपये तो ये वैल्यू बनी और प्लस 100 रुपये इंटरेस्ट बना। तो टोटल मिला के मुझे जो है 1100 रुपये, जैसे 1100 कहते हैं नॉर्मली, तो यार 1100 रुपये तुम्हें मुझे देने होंगे। तो इसका मतलब जब मैं कोई डिवेंचर खरीद रहा हूँ और अगर उसमें इंटरेस्ट रेट भी शामिल है तो उसको कहते हैं कम इंटरेस्ट। आया समझ में, उसको कहते हैं कम इंटरेस्ट। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई थ्योरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ इंटरेस्ट इज पेड इन एडिशन टू परचेज प्राइस देन एक्स इंटरेस्ट। और अगर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट अलग से की है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, चलो। तो आप एक क्वेश्चंस के द्वारा समझ सकते हो ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए, ताकि मैं कहना क्या चाहता हूँ और आप उसको प्रॉपर कहें। और हाँ, इस पे न्यूमेरिकल्स भी छोटे से क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो इसीलिए मैं करा रहा हूँ। अदरवाइज आपको लगता कि अगर ये हार्ड है, मैं हार्ड कह रहा हूँ मैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इसे नहीं कराता, लेकिन हाँ ये इम्पोर्टेंट है तो बिजली से कराना पड़ रहा है। तो देखते हैं। तो जैसे आप देखिए ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं कहना चाहता हूँ क्या। और हाँ, इसकी जर्नल एंट्री ज़रूर आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, साथ साथ समझा भी रहा हूँ। लिखा है पास द जर्नल एंट्रीज
टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग्स कह रहा है ऑन 1 नवंबर। अब कोई सी भी डेट हो सकती है यहाँ पर, 1 नवंबर, 1 अप्रैल, कोई सी भी डेट हो सकती है, उससे मैटर नहीं है। यहाँ लिखा है 1 नवंबर, तो चलिए 1 नवंबर 2018 को जेड लिमिटेड जो कंपनी जो जिसने डिवेंचर पहले कभी इशू की होगी, उसने ओन डिवेंचर को परचेज यानी अपने ही डिवेंचर्स को उसने जो है परचेज किया, और उस डिवेंचर का नाम था 12% डिवेंचर। और कितने में परचेज किया? 11,900 में। और आगे लिखा हुआ है एज अ कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब है कि जो कंपनी ने अपने डिवेंचर खरीदे तो उसमें इंटरेस्ट भी शामिल था, क्योंकि उससे कहा गया कि बेटा तो फेस वैल्यू के हिसाब से तो पे करेगा जितने में तूने खरीदा है, और प्लस उसका इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो कंपनी दो चीज़ पे कर रही है, यानी 11,900 में इंटरेस्ट भी शामिल है। तो हमें ये बताना है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, कि कितना बना। तो खैर मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक देखो कि यहाँ लिखा है इंटरेस्ट एक्रूड, क्योंकि अभी तक पे हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो अगर हम देखें कि हाँ जो बैंक है, उस बैंक कह रहा हूँ मैं, सॉरी, कंपनी जो है 1 नवंबर, मैंने कहा ना डेट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। 1 अप्रैल होता तो पूरे अप्रैल से काउंट, अप्रैल के पीछे पीछे काउंट करते हैं। तो जब हम 1 नवंबर को जब हम अपने डिवेंचर को खरीद रहे हैं, तो 1 नवंबर से पहले पहले के कितने महीने गुजर चुके? जनवरी से लेके अगर हम अक्टूबर तक काउंट करें तो 10 महीने, क्योंकि 1 नवंबर को तो हम खरीद ही रहे हैं, तो नवंबर को तो शामिल नहीं करेंगे, इसीलिए अक्टूबर तक का जो महीना है वहाँ तक काउंट करेंगे तो 10 महीने बनते हैं। तो अगर फेस वैल्यू है 10,000 रुपये, 12%, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमेशा यही जो रेट आगे लिखा होता है उसी ही लेते हैं, तो 12% इंटू 10/12, तो हमारा जो अमाउंट निकल के आया वो 1,000 रुपये। तो एक लॉजिक तो बनता है कि 11,900 में जिसमें लिखा है कम इंटरेस्ट, इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। तो कितना इंटरेस्ट? अगर 1,000 इंटरेस्ट है तो उसका कॉस्ट, रियल कॉस्ट क्या होगी? 10,900, क्योंकि भाई मैं कहूँ 11,900 में कह रहा है कम इंटरेस्ट, तो 1,000 तो इसके यही है, तो कितना अमाउंट बना? 10,900। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री सुन लो, क्योंकि एंट्री है तो थोड़ा ध्यान से आपने करना है। ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, यानी इसके खुद के डिवेंचर जो था कितने का था? 10,900, और इंटरेस्ट कितना ड्यू था? 1,000। ठीक है, तो टोटल मिला के कितनी पेमेंट की गई? 11,900। अभी मैंने यही तो कहा, देखो ओन डिवेंचर 11,900 में तो खरीदा, जिसमें 10,000 तो उसकी कॉस्ट थी 10,900, और 11,000 सॉरी 11 करो, 1,000 इंटरेस्ट, टोटल मिला के 11,900। इसको कहते हैं कम इंटरेस्ट। आया समझ में अच्छे तरीके से? एक बार इस वीडियो को दोबारा से थोड़ा सा बैक से पढ़ देखना, और मैं 100% गारंटी कह रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। वहीं अगर आपका ऐसा होता क्वेश्चन, देखो दोनों क्वेश्चन से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ कह रहा है कि ऑन 1 नवंबर 2018 जेड लिमिटेड परचेज ओन 12% डिवेंचर ₹11,900, और आगे लिखा है एक्स इंटरेस्ट। और जब एक्स इंटरेस्ट लिखा है इसका मतलब है इंटरेस्ट की पेमेंट अलग से होगी और इसकी पेमेंट तो अलग होगी। इसका मतलब ये कॉस्ट वैल्यू है प्लस इंटरेस्ट अलग से देना पड़ेगा। तो फेस वैल्यू 10,000 है, तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो अगर हमें पेमेंट करना हो तो कैसे? ओन डिवेंचर कितने में खरीदा? 11,900, और प्लस अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, तो डिवेंचर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये। टोटल मिला के उसको कितने देने पड़ेंगे? 12,900, क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट यहाँ पे अलग से देनी पड़ती है। ये तो इसका कॉस्ट हो गया। तो ये बताओ पहले समझ में आया कि नहीं आया? आई होप समझ में आ गया होगा। अरे इतना बुरा तो नहीं पढ़ाता मैं, है ना। तो समझ में आ गया तो एक थंबनेल के साथ यार, अब और भी स्टूडेंट्स को ये प्रेफर कर लेना, और आप चाहो तो अपने हिसाब से एक क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन 9 कर लेना, और आपका इसमें ख़त्म। अगर मेरे को न्यूमेरिकल इसमें से नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो मैंने टॉपिक आपको बताया ये ज़रूर कर लेना। अगर आपको सिंगल पॉइंट का क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई बात नहीं यार, इस पर फोकस करो, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं काम बना देगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये चैप्टर आपका यूनिट के साथ ख़त्म हुआ, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही था कराने लायक। अब आते हैं यूनिट सेकंड। तो ये है यूनिट नंबर सेकंड, और यूनिट नंबर सेकंड में जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है। तो वो बच्चे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीख रखे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आपको करना हो तो इसमें थ्योरिकल्स तो कुछ बनता नहीं है,
लेकिन खैर फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ अगर कुछ हुई तो। अदरवाइज़ और कुछ पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं, इसमें से फाइनल अकाउंट ही आता है न्यूमेरिकल, तो आप इसमें से न्यूमेरिकल ही आप करना, ठीक है। मेरा तो आपको यही सजेशन है, दैट्स ऑल। तो इस चैप्टर से आपका जो है न्यूमेरिकल ही बनता है, और न्यूमेरिकल क्या बनता है वो आप देख सकते हैं आगे। मैं इसे फटाफट कर रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश तो कतई नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है आप बोर हो गए तो भाई फिर, लेकिन यार एक दिन के लिए इतना तो बनता है। ये फॉर्मेट होता है, अगर आपको याद हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें अच्छा ये आपको देखा देखा सा लग रहा होगा जब आप ट्वेल्थ में फाइनेंशियल एनालिसिस वाला करते थे, जिसमें कैश फ्लो का चैप्टर था, तो उसमें ये था। जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट करते थे तो उसमें ये फॉर्मेट था, बट हम वहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं करते थे क्योंकि वो बना बनाया होता था। यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा पूरा डिट्टो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से लेके पूरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होता है कि पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते हैं, फिर अदर इनकम, फिर इसको टोटल जोड़ के टोटल रेवेन्यू बन गया, फिर ये एक्सपेंस का कॉलम होता है। ये ऑलरेडी मैंने ऑफलाइन अपने बैचेस में बहुत कराए हुए हैं, तो यार बोर सा हो जाता है इंसान, ठीक है ना। मैं ये जो टॉपिक है ये शेयर सिर्फ थ्योरिकल पार्ट से रिलेटेड कर रहा हूँ, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स तो आपको भी पता है एक दिन में नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मैंने क्या कहा, जिन्होंने हाफ हाफ कर रखा है तो उसके लिए तो ज़रूरी है थ्योरिकल्स भी। तो चलिए आगे देखते हैं। इस चैप्टर से तो सिर्फ न्यूमेरिकल आपके बनते हैं, तो आप इसमें सिर्फ आप न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए और सबको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आप थ्योरिकल के पर्पज़ से तो इग्नोर करिए, क्योंकि इसमें थ्योरिकल तो पूछता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको मन है क्वेश्चन करने का, आपने किसी और कहीं आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं आपसे कहूँगा इलिस्ट्रेशन नंबर 3 कर लीजिए। और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपको सारे आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपके पास बुक नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये इसका प्रॉपर क्वेश्चन है, ये इसके बैलेंस शीट है, आंसर के साथ आप मैच कर सकते हो। ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके बाद आपका ये नोट टू अकाउंट है, कैसे नोट टू अकाउंट बना रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो, चलो वन बाय वन आप ले सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। उसके बाद आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और बस इस चैप्टर में यही था जो मुझे आपको बताना था। अब आप यूनिट 3 आइए, कैश फ्लो। तो कैश फ्लो में से तो थ्योरीज बनती हैं कि पहला ही क्वेश्चन बनता है कि कैश फ्लो होता है क्या, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो, इसकी मीनिंग पढ़ लेना। और जिसको न्यूमेरिकल आता है तो उसको फॉर्मेट भी आता है। तो अगर आपका मीनिंग ज़्यादा नंबर का आ रहा है, 5 नंबर से ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसमें जो है फॉर्मेट भी लिख दोगे तो आपके सोने पे सुहागे वाली चीज़ है। तो कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो ये तीनों एक्टिविटी को जब हम जोड़ देते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि कंपनी में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, और किस एक्टिविटी, इन 3 एक्टिविटीज़ से। तो मैं एक सिंपल से वे में बता रहा हूँ जिसको अगर इसके बारे में नॉलेज ना हो, ठीक है। एडवांटेज पढ़ लेना कैश फ्लो के, एंड लिमिटेशन पढ़ लेना, ख़त्म। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को ही दिखाते हैं क्या। चलो कोई बात नहीं, ये सब आप एक बार रीड कर लेना, उसमें पता चल जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो मैंने कहा था ना, इसमें अलग से भी पूछ लेता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है।
जो कंपनी को ऑपरेट करने में नॉर्मली जनरेट करने में ये सारी चीज़ें होती है, जो कि इसके कुछ एग्जांपल है, आप एग्जांपल पेपर में लिख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। ऐसे ही आपका सेकंड एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आता है। तो इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, मेंशन हो रखा है क्या क्या इसमें शामिल होते हैं, और ये फॉर्मेट हो रखा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर सेल करने से पैसा आ रहा है तो ये सारी चीज़ें ऐड है। देखो ये जितनी भी चीज़ें जिससे पैसा आ रहा है कंपनी के अंदर, और लेस में वो चीज़ें जिससे पैसा जा रहा है। एक लॉजिक सेंस में बात करें तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इसमें क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। तो ये भी आपका एक तरीके से हो जाएगा, बस काफ़ी है फ़िलहाल तो। इसमें से अपने मेन मुद्दे पे चलते रहता है। ये कैश फ्लो का फॉर्मेट है। अगर आपको कैश फ्लो का फॉर्मेट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। वीडियो काफ़ी लंबी बनने जा रही है, मेरे ख्याल से 35 मिनट तो ऐसे ही हो गए, मैंने देख लिए। तो बाकी देखते हैं और कितना मिनट और लगता है। बट हाँ, कि इस वीडियो में आपको मैं पूरी थियोरिकल पार्ट करा दूँगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो, तो ये भी आपका फिनिश है। कैश फ्लो के फॉर्मेट को मैंने ऑलरेडी समझा रखा है मेरी दूसरी वीडियो में। तो आप प्लेलिस्ट में जाके 12 अकाउंटेंसी में अगर आप जाएंगे तो ओबियसली 12th के पर्पज़ से ही मैंने, तो आपको बहुत इजी से आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं ग्रेजुएशंस पे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस चल रही है धीरे धीरे। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी रहता हूँ तो यार उस पर ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए खैर धीरे धीरे जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपको ये बनाता रहूँगा। तो ये आ जाता है आपका यूनिट, फोर्थ यूनिट, और इसके बाद एक यूनिट और रह जाता है। देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। पहले अमलगमेशन की बात करें तो अमलगमेशन में आपको थ्योरिकल पार्ट जो सीखना है वो ये है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमलगमेशन होता क्या है कंपनी का, ठीक है। आप इसे मार्क कर लो, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और इसमें क्या हो सकता है जो आपको सीखना है, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चॉइस में आएगा। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है, तो आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही करना, इसमें दिक्कत आएगा। और तो इसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं है आपको बताने के लिए, उसको भी हम करते हैं साइड। तो देख रहे हो कि कितना थ्योरिकल कितना कम है, ज़्यादा न्यूमेरिकल ही है। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल करके जाओगे तो पास हो जाओगे, लेकिन अगर आप सिर्फ थ्योरिकल पढ़ के जाओगे और आप ये सोच रहे हो कि आप पास हो जाओगे तो शायद आप गलत हो। क्योंकि ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल है तो कहीं ना कहीं हमें न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैंने अमलगमेशन की मीनिंग आपको बता दी, और अमलगमेशन में क्या क्या चीज़ें होती है वो ऑलरेडी आप देख। अगर आपको ये क्वेश्चंस यहाँ से भी अगर आप चाहो तो ये देख सकते हो। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपके लिए है तो वो क्या हो सकता है, नहीं है जी, छोड़ दीजिए। आते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 9। तो अगर आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन तो ठीक है। क्यों करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये आप एक बार पढ़ लेना। हालांकि आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपके लिए वेरी गुड है, क्योंकि ये जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि चॉइसेबल होता है अमलगमेशन में, तो आपके लिए वहाँ बेनिफिट है।
नॉर्मल कमीशन का कॉन्सेप्ट आप एक बार पढ़ लेना, बहुत से यूट्यूब है आपको ये सारी चीज़ें बता देंगे। ये रिकंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है। और तो कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, जैसा कि मैंने कहा था न्यूमेरिकल है तो इसीलिए इसमें ऐसा कुछ था नहीं। क्वेश्चन बन जाता है व्हाट आर द रीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो मीनिंग तो है, मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 10 अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी देख लेते हैं। वाइंड अप कंपनी, वाइंड अप कंपनी क्या होती है, डेफिनेशन आप ज़रूर पढ़ लेना और साथ साथ मीनिंग को भी पढ़ना ज़रूर। ये वाइंडिंग कंपनी के लिए बारे में बता रखा है कि वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी दो तरीके से, जो कि बाय ट्रिब्यूनल, बाय कोर्ट के थ्रू कह सकते हैं, या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्ट के अकॉर्डिंग। तो ये दो है। वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट के थ्रू कब होगा, जब गवर्नमेंट ओबियसली ऑर्डर देगा। और वॉलेंटरी वाइंड अप का क्या कॉन्सेप्ट होता है, यानी अपने आप से आप, अगर आप लॉस में चल रहे हो तो आप अपने आप ही इसको छोड़ दोगे। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेना। और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल हैं, आप इसके न्यूमेरिकल देख सकते हो कैसे किया जाता है। देन और कुछ नहीं है। चलिए अगला, लास्ट यूनिट, फिफ्थ यूनिट, जिसमें चैप्टर नंबर 11 है होल्डिंग कंपनी। तो आपको इसमें जो जो है वो आपने इसमें करना है। तो इसमें डिफरेंस नहीं दिख रहा, डिफरेंस बिटवीन होल्डिंग कंपनी, व्हाट द मीन ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, वो चीज़ तो यहाँ नहीं दिखी, दिखनी चाहिए थी यार, क्यों नहीं दिखा। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, मीनिंग के साथ आप देख सकते हो कहीं से भी, आप ये नोट आप अपनी कॉपी में कर लो। इसमें आगे की तरफ शायद थोड़ा बहुत ही दे रखा है।
ये जो मैंने मार्क किए हैं पेरेंट्स कंपनी यानी जिसने उसे टेक ओवर किया है, और सब्सिडी कंपनी जिसको किया है उसे सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कहाँ कहाँ से आप इस पर कंट्रोल कर सकते हो कॉस्ट के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये सारी कहानी है। खैर ये देखेंगे। फ़िलहाल तो इसमें यही चीज़ें थी जो आपके थ्योरिकल से रिलेटेड थी। बाकी अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो आपके लिए बढ़िया है यार, आपको न्यूमेरिकल आ रहा है। और कुछ नहीं है इसमें, बस ख़त्म है ये। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो भी ख़त्म होता है क्योंकि लास्ट था। और अब आप जितने भी आपने देख लिए थ्योरिकल कितना कम पोर्शन था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया वो सारी चीज़ें आपको बता सकूं। तो एक तरह से ये तो एनालाइज हो ही गया कि न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे और थ्योरिकल पार्ट कम आएगा। तो आपने बस दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। जिनका हाफ कंप्लीट है तो आप थ्योरिकल भी पढ़ लो, और जिसका कुछ नहीं कंप्लीट है तो पहले आप न्यूमेरिकल करो, उसके बाद आप थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लेना, तो आपका काम हो सकता है। तो आई होप आपका जो है प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, और इससे भी आपकी कुछ हेल्प मिल जाएगी जो मैंने आज बताया है। तो चलते हैं, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा मिनट की हो चुकी है। तो मिलते हैं आपसे कुछ और नए वीडियोस के साथ, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।